आज के इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प सोर्सेज हैं जो एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसने मतलब सदियों से इंसानी सोच को पकड़ा हुआ है। चंद्र ग्रहण और ये जो भूत प्रेत जैसी चीजें हैं जिनको अलौकिक मानते हैं, इनके बीच का क्या कोई कनेक्शन है? अभी हाल ही में आपको याद होगा 7-8 सितंबर 2025 को एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया काफी बड़े हिस्से में दुनिया के लोगों ने पूरा चंद्र ग्रहण देखा। उसे अक्सर ब्लड मून भी कहते हैं, है ना? वो इसलिए क्योंकि जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आती है तो पृथ्वी की परछाई पड़ती है और एटमॉस्फेयर से जो रोशनी छन कर जाती है उससे चांद लाल सा दिखने लगता है, तांबे जैसा। नज़ारा तो कमाल का होता है, पर साथ में एक अजीब सी उत्सुकता, कभी कभी एक बेचैनी सी भी होती है। अक्सर होता है ऐसा इन बड़ी खगोलीय घटनाओं के साथ। तो आज इन्हीं सोर्सेज के आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे, ये पहेली सुलझाने की, कि भाई चंद्र ग्रहण और ये जो अलौकिक दुनिया वाली बात है, ये इतना गहरा कनेक्शन क्यों लगता है लोगों को, जबकि साइंस तो इसे नहीं मानता। हम पुरानी कहानियों में झांकेंगे, लोगों के अपने अनुभव क्या कहते हैं और दिमाग कैसे काम करता है इस मामले में, वो साइकोलॉजिकल वजह क्या है। चलिए जरा इस रहस्यमयी से लगने वाले टॉपिक को और समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ये साफ कर देना ज़रूरी है कि अगर हम साइंस की नज़र से देखें तो ऐसा कोई जाना माना फिजिकल या बायोलॉजिकल तरीका नहीं है जिससे हम सीधे सीधे चंद्रग्रहण को भूतों से या किसी और अलौकिक चीज़ से जोड़ सकें। हाँ, चांद की ग्रेविटी का असर तो होता है पृथ्वी पर, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वो पक्का है। लेकिन ग्रहण के टाइम ग्रेविटी में जो हल्का से बदलाव आता है वो इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि वो आत्माओं की दुनिया में कोई हलचल मचा दे या इंसानी बर्ताव में कोई ऐसा अजीब बदलाव ले आए जिसे साइंस नाप सके। साइंस सबूत मांगता है, ऐसे सबूत जो बार बार टेस्ट किए जा सकें, वेरीफाई हो सकें। जब हम इन अलौकिक दावों को देखते हैं तो ज़्यादातर क्या मिलता है? पर्सनल एक्सपीरियंस, किस्से कहानियाँ, ये जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं। हाँ, ये कल्चर और साइकोलॉजी समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन्हें आप साइंटिफिक फैक्ट की तरह नहीं देख सकते। ये जो दावे हैं कि ग्रहण का असर इंसानी व्यवहार पर होता है या अलौकिक गतिविधि बढ़ जाती है, ये ज़्यादातर लोक कथाओं या सुनी सुनाई बातों के दायरे में ही आते हैं। इनका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण अब तक तो नहीं मिला है। ये बात तो ठीक है, पर यही तो इसे और मजेदार या कहें कि पेचीदा बना देता है। अगर साइंस नहीं मानता तो फिर ये कहानियां, ये डर, ये अलग अलग कल्चर्स में हजारों साल से कैसे टिकी हुई हैं? मतलब चंद्र ग्रहण में ऐसा क्या खास है कि इंसान का दिमाग उसे सुपरनैचुरल ताकतों से जोड़ने लगता है? हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब हमें इतिहास और इंसान के सोचने के तरीके, साइकोलॉजी में ढूंढना पड़ेगा। देखिए, पुराने जमाने में जब लोगों को यूनिवर्स के काम करने के साइंटिफिक तरीके नहीं पता थे तो ग्रहण जैसी घटना को अक्सर एक अशुभ संकेत, एक बुरा शगुन माना जाता था। आप सोचिए जरा, रोज रात को आसमान में चमकने वाला चांद अचानक काला पड़ जाए या बिल्कुल खून जैसा लाल हो जाए। हाँ, डरावना तो लगता होगा। बिल्कुल, डर तो लगता ही होगा और समझ नहीं आता होगा कि ये हो क्या रहा है। तो इससे अक्सर माना जाता था कि ब्रह्मांड में कुछ गड़बड़ हो गई है। शायद देवता नाराज हैं या कोई खतरा आने वाला है, जैसे लड़ाई, अकाल या राजा की मौत। हमारे सोर्सेस में इसके कई उदाहरण हैं। जैसे इंका सभ्यता थी साउथ अमेरिका में, वो लोग मानते थे कि ग्रहण के टाइम एक बहुत बड़ा जैगुआर, जो उनके लिए एक ताकतवर और डरावना जानवर था, वो चांद पर हमला कर रहा है। अच्छा। हाँ, और उसे खाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें डर लगता था कि अगर जैगुआर चांद को खा गया तो फिर वो नीचे धरती पर आकर इंसानों को भी खा जाएगा। अरे बाप रे! तो वो लोग क्या करते थे? भाले फेंकने का नाटक करते थे, अपने कुत्तों को रुलाते थे और खूब जोर जोर से चिल्लाते, शोर मचाते थे ताकि जगुआर डर के भाग जाए। अच्छा, उसे डराने के लिए। हाँ, इसी तरह पुराने चीन में कहानियां थीं कि एक बहुत बड़ा अनदेखा आसमानी ड्रैगन है जो चांद को निगल रहा है। तो ग्रहण के टाइम लोग जोर जोर से ढोल पीटते थे, बर्तन बजाते थे, तीर चलाते थे। उनका मानना था कि इस शोर से ड्रैगन डर जाएगा और चांद को उगल देगा और चांद वापस आ जाएगा। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये उस टाइम की सच्चाई को समझने और उस पर एक तरह से काबू पाने की कोशिशें थीं। और इंडिया में यहाँ भी तो कहानियां हैं। हाँ, बिल्कुल।
भारत में राहु और केतु की कहानी तो बहुत ही फेमस है। समुद्र मंथन वाली कहानी। जब देवता और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे, हाँ। तो राहु नाम के असुर ने चुपके से देवता का भेष बना के अमृत पी लिया। हाँ, सुना है मैंने। तो सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और विष्णु को बता दिया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन अमृत पीने की वजह से उसका सिर राहु और धड़ केतु दोनों अमर हो गए। तो मान्यता ये है कि उसी धोखे का बदला लेने के लिए राहु बार बार सूरज या चांद को निगलने की कोशिश करता है। अच्छा, इसलिए ग्रहण होता है। हाँ, इस कहानी के हिसाब से। तो ये कहानी क्या करती है? ये ग्रहण की जो खगोलीय घटना है उसे एक नैतिक कहानी, एक ड्रामा का रूप दे देती है। इन कहानियों के अलावा कुछ कल्चर्स में एक और दिलचस्प बात मानी जाती थी, जिसका जिक्र सोर्सेज में है। वो ये कि ग्रहण के टाइम हमारी ये जो जीती जागती दुनिया है और जो आत्माओं या दूसरी शक्तियों की दुनिया है, हाँ, उनके बीच का पर्दा कह लीजिए या जो बाउंड्री है वो बहुत पतली हो जाती है। अच्छा, मतलब आसान हो जाता है उनके लिए आना जाना। हाँ, ऐसा माना जाता था कि इस दौरान आत्माओं, भूतों या दूसरी अनदेखी ताकतों के लिए हमारी दुनिया में आना या हमसे कांटेक्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है। शायद इसीलिए ग्रहण को अक्सर एक खतरनाक या अपवित्र टाइम माना जाता था, जिसमें खास सावधानी बरतनी चाहिए। ये भी एक एंगल है। और हाँ, एक और बात, ग्रहण को कभी कभी मौत और दोबारा जन्म के साइकिल से भी जोड़ा गया है। चांद का गायब होना और फिर वापस आना, इसे एक सिंबॉलिक मौत और पुनर्जन्म की तरह देखा गया। कुछ लोग ये भी मानते थे कि चांद इस दौरान किसी तरह की अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक की यात्रा पर जाता है। इससे वो रहस्य, जादू और अलौकिक शक्तियों से और भी ज्यादा जुड़ गया। ये सारी मान्यताएं दिखाती हैं कि कैसे इंसानों ने हमेशा से आसमान की इन अजीब घटनाओं को मतलब देने की कोशिश की है, उन्हें अपनी समझ के दायरे में लाने की कोशिश की है। ये तो बात हुई पुरानी मान्यताओं और लोक कथाओं की, वाकई बहुत दिलचस्प है। लेकिन आज का क्या? इस साइंटिफिक जमाने में भी क्या लोग चंद्र ग्रहण के टाइम कुछ खास तरह का अनुभव करते हैं? मतलब इंटरनेट पर तो बहुत बातें होती हैं, लोग अपने अजीब एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। क्या सोर्सेज में आजकल की बातों का भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। आज भी ऐसे दावे सुनने को मिलते हैं, लोग अपने अनुभव बताते हैं। हालांकि जैसा हमने पहले कहा, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये ज्यादातर पर्सनल फीलिंग्स या विश्वास होते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब भूत प्रेत या रहस्यमयी घटनाओं की जांच करते हैं। हाँ, वो घोस्ट हंटर्स टाइप। हाँ, कुछ वैसे। तो उनमें से कुछ का दावा है कि पूर्णिमा के आसपास या खासकर चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के टाइम ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मतलब भूतिया हरकतें बढ़ जाती हैं। हमारे सोर्सेज में पेंसिल्वेनिया के एक ऐसे ही ग्रुप का जिक्र है। उन्होंने बताया कि उनके जो मीडियम होते हैं, मतलब वो लोग जो दावा करते हैं कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं, और उनके क्लाइंट्स भी अक्सर पूर्णिमा और मौसम बदलने के टाइम और खासकर ग्रहण के आसपास ज्यादा अजीब या तीव्र अनुभव रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, उनका अपना अंदाजा ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके हिसाब से उस टाइम पर्दा पतला हो जाता है। वही पर्दा पतला होने वाली बात। हाँ, पर जाहिर है ये उनकी अपनी व्याख्या है, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब सूरज, पृथ्वी और चांद एक लाइन में आते हैं, जो ग्रहण की स्थिति है, तो इसका किसी न किसी तरह हमारी इमोशनल स्टेट पर या साइकिक सेंसिटिविटीज पर असर पड़ता है। साइकिक सेंसिटिविटीज, ये क्या होता है? मतलब कुछ लोगों का मानना है कि उनमें एक खास तरह की मानसिक या भावनात्मक संवेदनशीलता होती है, जिससे वो एनर्जी, फीलिंग्स या अनदेखे प्रभावों को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये जो ग्रहों का अलाइनमेंट है, इसका इंसान की चेतना पर कोई छुपा हुआ बारीक असर होता है, शायद एनर्जी लेवल पर। हालांकि साइंस में इसका कोई सबूत नहीं है। और वो जो ऑनलाइन फोरम वाली बात मैंने कही थी, हाँ, वो भी है। ऑनलाइन फोरम पर, सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं। कोई कहता है कि ग्रहण के टाइम उन्हें बहुत अजीब, बहुत गहरे या जैसे कोई भविष्यवाणी वाले सपने आए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा थकान महसूस हुई या बेचैनी, घबराहट सी लगी या मूड बहुत ख़राब रहा। कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि उन्हें अपने आसपास कोई अजीब सी एनर्जी या किसी की मौजूदगी महसूस हुई। बाप रे। अब देखिए, ये अनुभव उनके लिए तो असली हो सकते हैं, लेकिन इन्हें नापना, वेरीफाई करना या सीधे ग्रहण से जोड़ना ये साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये सब ग्रहण के बारे में सोचने, उसका इंतजार करने या उसके इस ड्रामेटिक असर के कारण होने वाले साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हों। अच्छा। और अगर हम थोड़ा और पीछे इतिहास में देखें तो सोर्सेज में कुछ दुखद किस्से भी हैं, जहां ग्रहण का डर इतना ज्यादा हो गया
कि लोगों की जान पर बनाई। जैसे 1869 का एक किस्सा मिलता है। एक फ्रांसीसी महिला के बारे में कहा जाता है कि उसने सूर्य ग्रहण देखा। अब उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। शायद उसे लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है या कोई बहुत बड़ी आफत आ गई है। वो इतना ज्यादा डर गई कि कहते हैं डर के मारे ही उसकी मौत हो गई। सच में डर के मारे? हाँ, ऐसा कहा जाता है। ये दिखाता है कि जब साइंटिफिक समझ कम थी तो इन खगोलीय घटनाओं का साइकोलॉजिकल असर कितना गहरा और कभी-कभी कितना खतरनाक भी हो सकता था। ये सब सुनने के बाद वो जो शुरू वाला सवाल था वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है कि अगर साइंस इन बातों को नहीं मानता, अगर ये सिर्फ किस्से कहानियां या पर्सनल अनुभव है, तो फिर ये धारणाएं इतनी जिद्दी क्यों हैं? क्यों ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और आज भी मतलब कहीं ना कहीं लोगों के मन में बैठी हुई हैं? आपने कुछ पुराने कल्चरल कारण बताए, लेकिन आज भी इनके टिके रहने के पीछे क्या ठोस साइकोलॉजिकल वजह हो सकती है? हाँ, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इसके कई साइकोलॉजिकल और कल्चरल कारण हैं जो मिलकर इन कहानियों और विश्वासों को जिंदा रखते हैं और उन्हें ताकत भी देते हैं। और ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारा दिमाग कैसे पैटर्न ढूंढता है और चीज़ों को मतलब देता है। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है बढ़ी हुई जागरूकता और प्रत्याशा। हाइटेंड अवेयरनेस एंड एंटिसिपेशन। जब लोगों को पहले से पता होता है कि भाई ग्रहण होने वाला है, आजकल तो न्यूज़, अलर्ट सब पहले ही आ जाता है, तो हम अनजाने में ही सबकॉन्शियसली उसमें कुछ खास, कुछ अलग देखने या महसूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, एक उम्मीद सी बन जाती है कि कुछ तो होगा। बिल्कुल, हम पहले से ही सोच रहे होते हैं कि कुछ अजीब होगा और हमारा दिमाग ना वो कुदरती तौर पे पैटर्न ढूंढता है। वो बिना कनेक्शन वाली चीज़ों में भी कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी में से कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस। हाँ, मतलब हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या उन्हें ऐसे याद रखते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास को पक्का करती हों। तो अगर ग्रहण के आसपास कुछ भी अजीब सा हुआ, मान लीजिए सिर में दर्द हो गया या बिल्ली अजीब हरकत करने लगी या रात में कोई आवाज़ आई, तो हम उसे फौरन ग्रहण से जोड़ लेते हैं। अच्छा। क्योंकि ये हमारे मन में जो पहले से धारणा बनी है कि ग्रहण अजीब होता है, उसे कंफर्म करता है। हम वो सारे दिन भूल जाते हैं जब ठीक वैसी ही चीज़ें बिना ग्रहण के भी हुई थी। हाँ, ये तो होता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है नाटकीय दृश्य परिवर्तन, ड्रामेटिक विजुअल चेंज। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्र ग्रहण, खासकर वो ब्लड मून वाला, वो देखने में बहुत ही अजीब और असरदार होता है। रोज दिखने वाली चीज चांद, उसका रंग अचानक बदल जाए, वो काला पड़ जाए, फिर धीरे धीरे वापस आए, इसका एक गहरा साइकोलॉजिकल असर होता है। ये जो जानी पहचानी दुनिया का बदलना है, ये हमारे अंदर पुरानी दबी हुई भावनाएं जगा सकता है। अंधेरे का डर, अनिश्चितता, ऐसा लगना कि कंट्रोल हाथ से जा रहा है, या ऐसा महसूस होना कि हम किसी दूसरी रहस्यमयी दुनिया की झलक देख रहे हैं। ये जो विस्मय वाला लगभग अलौकिक सा अनुभव है, ये आसानी से अलौकिक व्याख्याओं के लिए जगह बना देता है। मतलब दिमाग सोचने लगता है कि जो चीज इतनी अजीब दिख रही है, उसके असर भी तो अजीब हो सकते हैं। सही बात है। तीसरा कारण है सांस्कृतिक कहानियां और विश्वास प्रणालियां, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये कहानियां जैसे राहु वाली, जगुआर वाली, ड्रैगन वाली सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क देती हैं, खासकर उन चीजों को जो डरावनी लगती हैं या समझ से बाहर होती हैं। जब ग्रहण जैसी कोई अनोखी घटना होती है तो लोग उसे खालीपन में नहीं देखते, वो उसे अपनी संस्कृति के पुराने मिथकों, विश्वासों, रीति रिवाजों के जाल में बुन लेते हैं। वो चेतावनी वाली बातें, ग्रहण में बाहर मत निकलो, कुछ खाओ पियो मत, खास पूजा पाठ या टोटके, ये सब न सिर्फ विश्वास को मजबूत करते हैं बल्कि अनजान चीज को समझने और उसे कंट्रोल करने का एक तरीका भी देते हैं। हाँ, एक सेफ्टी का एहसास देते हैं शायद। बिल्कुल। और ये तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, भले ही उनका असली मतलब या संदर्भ बदल गया हो। चौथा पॉइंट है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ग्रहण अक्सर रात में होते हैं। रात का अंधेरा, बदलती हुई रोशनी, पहले धुंधलापन, फिर लालिमा, फिर अंधेरा, फिर वापसी, रात की खामोशी, ये सब चीज़ें नेचुरली हमें थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव, थोड़ा चिंतित या थोड़ा वल्नरेबल यानी असुरक्षित महसूस करा सकती हैं। शांत और अंधेरे माहौल में हमारा मन वैसे भी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। ऐसे में ग्रहण का वो अजीब नज़ारा इन फीलिंग्स को और तेज कर सकता है, जिससे लोगों को अजीब, गहरे या अलौकिक लगने वाले एहसास हो सकते हैं, जिन्हें वो फिर सीधे ग्रहण से जोड़ लेते हैं।
ये भी पॉसिबल है। और पांचवा, एक बहुत ही कॉमन कारण है गलत आरोपण, मिस एट्रीब्यूशन। हमारी रोज की जिंदगी में बहुत कुछ होता रहता है। मूड बदलता है, नींद ठीक से नहीं आती, पालतू जानवर अजीब बर्ताव करते हैं जो शायद रोशनी बदलने या हमारे स्ट्रेस की वजह से हो, बिजली का कोई सामान गड़बड़ कर जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अगर ऐसी कोई भी आम घटना ग्रहण के आसपास हो जाए तो लोग बाद में उसका कारण ग्रहण को मान सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रहण उस वक्त की सबसे यादगार और अजीब घटना थी। अच्छा, मतलब कोइंसिडेंस को कारण समझ लेना। हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग यादगार घटनाओं के साथ होने वाले इत्तेफाक को अक्सर कॉज एंड इफेक्ट की तरह देखता है, कारण और परिणाम के रूप में, भले ही असल में कोई कनेक्शन न हो। इसे ही गलत आरोपण कहते हैं। तो इन सभी सोर्सेज और इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी हद तक साफ है। ये जो चंद्र ग्रहण और अलौकिक घटनाओं का कनेक्शन माना जाता है, इसकी जड़ें साइंस की जमीन में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में, हमारी पुरानी कहानियों और कल्चर में, और हमारी उस आदत में है कि हम हर चीज में, खासकर रहस्यमयी चीजों में, कोई ना कोई मतलब ढूंढते हैं, कहानियां बनाते हैं। हाल का जो ब्लड मून था वो बस एक और उदाहरण था जिसने इस सदियों पुरानी दिलचस्पी और बहस को फिर से हवा दे दी। ये दिखाता है कि ये टॉपिक आज भी हमारे लिए कितने रेलेवेंट और आकर्षक हैं। बिल्कुल, ये वाकई दिखाता है कि कैसे ये जो आसमान की असाधारण और विस्मयकारी घटनाएं हैं वो हमारी कल्पना को जकड़ लेती हैं। हम उनमें गहरे, यहाँ तक कि अलौकिक मतलब खोजने लगते हैं, भले ही उनकी वैज्ञानिक व्याख्या कहीं ज्यादा सीधी और प्राकृतिक क्यों ना हो। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये घटनाएं हमें यूनिवर्स में, हमारी छोटी सी जगह के बारे में, प्रकृति की विशाल और ताकतवर शक्तियों के बारे में, और जो हम जानते हैं और जो नहीं जानते उसके बीच की सीमा के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। ये एक तरह से विनम्र बनाने वाला अनुभव भी हो सकता है। और इस बातचीत के आखिर में एक सवाल छोड़े जाते हैं जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। भविष्य में जैसे जैसे साइंस यूनिवर्स के और भी राज खोलेगा, मान लीजिए ब्लैक होल के अंदर क्या है, या कहीं और जीवन है या नहीं, या डार्क मैटर क्या चीज़ है, तो क्या हम इसी तरह की नई पौराणिक कथाएं, नए अलौकिक एक्सप्लेनेशन बनाना जारी रखेंगे जो इन नई खोजों के आसपास बुनी हो, या फिर हम अपनी पुरानी कहानियों और डर के जो पैटर्न है उन्हीं को इन नए अनजान संदर्भों पर फिट करते रहेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि साइंस की तरक्की के साथ अनजान के प्रति हमारा मानवीय रिएक्शन कैसे विकसित होता है।